हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम आपके सामने उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक। आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं लाइव संडे के दिन आने वाला हूं। आप मेरे यूट्यूब वीडियो के साथ जुड़े रहे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसमें मैं सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हम लोग। व्हाट आर द बियरर डिबेंचर? द डिबेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। सिर्फ डिलीवरी करके हम लोग पास कर देते, दैट इज कॉल्ड बियरर डिबेंचर। पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज मेड टू द बियरर ऑफ द सच डिबेंचर। ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वाला पेमेंट करना पड़ता है डिबेंचर को। ठीक है, जो भी डिबेंचर हम लोग बियरर कर रहे हैं उसको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे करना होता है। ठीक है। जीरो कूपन रेट डिबेंचर क्या होता है? जीरो कूपन डिबेंचर, जीरो कूपन रेट डिबेंचर का मतलब होता है उनके पास कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। दे आर इशूड ए डिस्काउंट एंड रिडीमेड पार। मतलब कि अगर हमको किसी से पेमेंट लेना है तो सपोज करो मुझे किसी 100 रुपए लेना है तो मुझसे लूंगा 80 रुपए और लौटाऊंगा कितने? 100 रुपए। तो ये क्या कहलाता है? जीरो कूपन रेट डिबेंचर। व्हाट आर द सोर्स ऑफ द फंड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर? कौन कौन से सोर्स के द्वारा हम लोग रिडेम्पशन करते हैं? पहला है भैया कि फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ डिबेंचर कर दो भैया। ठीक है। सेकंड है आपके प्रॉफिट में से दे दो भैया। थर्ड है आपके कैपिटल में से दे दो भैया। ठीक है। चौथा है जो भी करंट रिसोर्सेस है उसमें से पैसा दे दो, दैट इज कॉल्ड, दैट इज मीनिंग दैट कि ये सारे हमारे पास सोर्स होते हैं रिडेम्पशन की। ठीक है। मेथड्स अलग है, सोर्स अलग भी है ना। मेथड्स का मतलब होता है कि कौन कौन से तरीके से दे सकते हो। लमसम है, इंस्टॉलमेंट का तरीका है, एन्युटी मेथड है, ये मेथड्स है। ठीक है। और सोर्स कौन सा आपके पास? सोर्स आपके पास प्रॉफिट, आपके पास में कैपिटल है। ठीक है। आपके खुद शेयर्स और डिबेंचर को कन्वर्ट कर सकते हो, ये तरीके होते हैं। ठीक है, ये सोर्स है आपके पास में। अगला क्वेश्चन है कंटिंजेंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो होने पर हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी। दिस इज नॉट द रियल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस सो फार, बट दे मे बिकम एक्चुअल लायबिलिटी विच इज डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट। ठीक है, कुछ इवेंट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है भैया? देखो, एनालिसिस लिखा है मतलब विश्लेषण हो गया। प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग या असर्टेनिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस। मतलब कि बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता लगाने के लिए बाय सेटिंग स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप अमंग द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द अकाउंट, द other operative data in order to draw the important conclusion, knowledge of the business operation, that is called analysis of the business financial statement। सीधे सीधे अगर आपको दो लाइन में लिखना है कि हम लोग हमारे बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगाते किसके माध्यम से? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को मैच करके या फिर उनके बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करके, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन से टूल्स है भैया बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के? देखो, कंपैरेटिव हम लोगों ने पढ़ा है, कॉमन पढ़ा है हम लोगों ने, फंड फ्लो पढ़ा है, कैश फ्लो पढ़ा है, रेशियो पढ़ा है। दो चीज नहीं पढ़ी, दैट इज ट्रेंड एनालिसिस एंड ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। वो आप जब ग्रेजुएशन करोगे तब पढ़ लोगे। तो ये 5-7 पॉइंट है, ये टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। 3 मार्क में पूछ सकते हो लोग। ठीक है, 2 मार्क में पूछ सकते हैं, 3 मार्क में पूछ सकते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना, ईजी है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? क्या क्या ऑब्जेक्टिव भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के? देखो, सबसे पहला भैया अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है? The main object of the analysis is to know the appropriate profit in relation to the invested capital। भैया कि जो मैंने पैसा लगाया है उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है ये पता लगाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्रेडिट वर्थनेस, कि कंपनी की क्रेडिट वर्थनेस कितनी है, कि वो शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में लोन का पैसा कैसा चुका रहा है, वही क्रेडिट वर्थनेस होती है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स टू डिटरमाइन शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंसर्न। ठीक है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में कितना पैसा चुका सकता है, लॉन्ग टर्म में कितना पैसा चुका सकता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट वर्थनेस। फाइनेंशियल साउंडनेस, कितनी कंपनी के पास में फाइनेंशियल साउंडनेस है। फाइनेंशियल एनालिसिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ द मनी ऑफ द डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस, वेदर द फंड्स कैन बी और कैन नॉट बी अरेंज्ड एज पर द नीड ऑफ द बिजनेस एंटाइटी। ठीक है, कितना पैसा उसके पास में बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल साउंडनेस। कंपैरेटिव स्टडी के द्वारा, कंपैरेटिव स्टडी में मदद करता है ये। ठीक है, उसमें मदद करता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है इसका। द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द करंट ईयर ऑफ द बिजनेस विद द प्रीवियस। पिछले साल की तुलना में अभी कितना परफॉर्मेंस कर रहा है ये भी वो बताता है। ठीक है।
व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये याद नहीं होते, लिमिटेशंस याद नहीं होते। बेटा याद क्या करना है, जो भी आप लोगों ने लिमिटेशन पढ़ा है ना मैनेजमेंट के अंदर, सेम के सेम यहाँ पे चिपका दो, ठीक है। एक तो डिसट्रस्टफुल रिजल्ट होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव एलिमेंट होता है और यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। ये 3 पॉइंट आप रट लो, ठीक है। देखो आप 3 पॉइंट कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे। देखो ये यूनिवर्सल यूज होता है, लेकर यूनिवर्सल यूज, क्वालिटेटिव और डिसट्रस्टफुल, बस ये 3 पॉइंट तो ऐसी हर जगह चिपका दो, जहां भी लिमिटेशन आ गई 3 पॉइंट चिपका दो भैया। Financial statement, financial analysis based on the result of the financial statement. The limitation of the financial also become the limitation of the financial analysis. This way it presents a distrustful result. ठीक है, वो distrustful मतलब विश्वास नहीं कर सकते, ट्रू नहीं होता है भैया, लिमिटेड एरिया होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर ऑन द बेसिस सम फंडामेंटल assumption. Correct comparative analysis not possible for those business which follow the different policy and methods. ठीक है, अगला है क्वालिटेटिव एलिमेंट का, क्वालिटेटिव एलिमेंट का लेकिंग होती है, क्वालिटेटिव दैट इज क्वांटिटेटिव एलिमेंट का लेकिंग होता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ओनली द क्वालिटेटिव फैक्ट्स बेटा, ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है, क्वांटिटेटिव फैक्ट्स शोज ओनली क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज। ठीक है, मतलब कि क्वालिटेटिव का मतलब क्या हुआ कि बिजनेसमैन की ऑनेस्टी, उसका ट्रूथफुलनेस, ठीक है, उसका हार्ड वर्किंग, इसको वो नहीं दिखाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओनली क्वांटिटेटिव मतलब फैक्ट्सफुल फिगर को बताता है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक होता है। ठीक है, यूनिवर्सल हर जगह यूज नहीं कर सकते उसको, ठीक है, मैंने बोला था ना, ये सब पॉइंट पढ़ लो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगली बार ये ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको आइटम दे रखा होगा, उसका हेड, मेजर हेड और सब हेड आपको लिखना होता है। तो ऐसे मैंने कम से कम 20 निकाले। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो ट्रेडमार्क एंड गुडविल, इसका सब हेड है नॉन करंट असेट और मेन हेड है फिक्स असेट इंटेंजिबल असेट। फिक्स असेट इंटेंजिबल असेट, लूज टूल्स जो है वो करंट असेट होती है और इन्वेंटरीज में जो लूज टूल्स होती है वो करंट असेट में जाती है, इन्वेंटरीज में जाती है। व्हीकल जो होते हैं वो नॉन करंट असेट होते हैं, फिक्स असेट में जाते हैं, टेंजिबल असेट में। इसी तरह से माइनिंग राइट जो है वो कहां पे जाता है, नॉन करंट असेट और फिक्स असेट टेंजिबल में जाता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना। इससे मैंने कुल देखो अनक्लेम डिविडेंड करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी में गया, कॉल्स इन एरियर्स शेयर होल्डर्स फंड सब्सक्राइब कैपिटल में चला गया, कॉल्स इन एरियर्स करंट लायबिलिटीज अदर करंट लायबिलिटी में चला गया, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट पेड ऑन डिवेंचर्स करंट लायबिलिटी में गया, अदर करंट लायबिलिटी में चला गया, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी में हो गया, ट्रेड पेबल में चला गया, एडवांस रिसीव्ड करंट लायबिलिटी अदर करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स जो होता है करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, डिबेंचर जो होता है नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, उसी तरह पब्लिक डिपॉजिट होता है नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शेयर होल्डर्स फंड और रिजर्व ऑन सरप्लस हो गया। इसी तरह से सारे पॉइंट पढ़ लेना, 20 पॉइंट है इसके अंदर, पढ़ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस ऑफ द रेशियो एनालिसिस। ठीक है, देखो सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को पता चल जाता है प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, ताकि टुवर्ड्स इस ऑब्जेक्टिव ऑफ द अचीविंग द हायर प्रॉफिटेबिलिटी, इकोनॉमिक साउंडनेस एंड सॉल्वेंसी। ठीक है, सेकेंड है सिग्निफिकेंस टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि भैया इसकी सॉल्वेंसी कितनी है, कितने शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में पे कर सकता है, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कंपनी के अंदर। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, मतलब कि क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स के लिए भी अच्छा रहता है कि भैया हम जिस कंपनी को माल सप्लाई कर रहे हैं, जिस कंपनी को पैसा दे रहे हैं, उसकी क्रेडिट वर्थनेस कितनी है, किसके थ्रू पता चलती है, रेशियो एनालिसिस के थ्रू पता चलती है। और गवर्नमेंट को भैया, गवर्नमेंट हैज टू टेक द वेरियस डिसीजन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट फ्रेम द इंडस्ट्री पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, इसलिए रेशियो एनालिसिस करना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो लिक्विड रेशियो डिफरेंस क्या होता है, देखो फटाफट याद कर लेते हैं हम लोग। दिस इज रिलेटेड विद द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, दिस इज रिलेटेड विद द लिक्विड एसेट एंड लिक्विड लायबिलिटी। इसका आइडियल रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है, इसका आइडियल रेशियो कितना होता है, 1:1 होता है। मेजरमेंट दिस टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ द पेमेंट ऑफ द करंट लायबिलिटी इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितना करंट लायबिलिटी को पे कर सकते हैं, दैट इज करंट रेशियो। और 1 मंथ के अंदर कितना पे कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड लिक्विड रेशियो। ठीक है, इसमें स्टॉक इंक्लूडेड करते हैं, इसमें स्टॉक इंक्लूडेड नहीं करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपन लिक्विड करंट लायबिलिटी होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसे अच्छे से पढ़िए। अगले वीडियो के लिए वेट करते हैं हम लोग। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।